हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? सत्ता में साझेदारी, है ना, यानी कि पावर का शेयरिंग। सबसे पहले सत्ता में साझेदारी पढ़ने से पहले हम लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है ना। तो लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि जहाँ लोगों का शासन हो, है ना, लोगों के लिए शासन हो और लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा हो, है ना। लोकतंत्र वैसा शासन है जिसमें लोगों के लिए शासन किया जाता है, लोगों का शासन होता है और लोगों के द्वारा शासन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि लोकतंत्र में विचारों के मतभेद के कारण द्वंद्ववाद उत्पन्न हो जाते हैं और इस द्वंद्ववाद के कारण जो है गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है ना। राष्ट्र का विभाजन भी करना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हम लोकतंत्र में ये द्वंद्ववाद क्या होता है, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। द्वंद्ववाद क्या है? यानी कि विचारों का मतभेद, है ना। जब विचारों में मतभेद आ जाता है तब ये जो है द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। द्वंद्व का मतलब वादे वादे जायते सत्यबोध, है ना, यानी कि अपने विचारों को सत्य सिद्ध करने के लिए, अपने विचारों को सत्य सिद्ध करने के लिए कभी कभी लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का स्थिति बन जाती है। यानी द्वंद्ववाद, लोकतंत्र में जब द्वंद्ववाद की बात करते हैं तो तीन स्थितियां इसमें आती है। एक सबसे पहला वाद है यानी कि थेसिस, दूसरा है प्रतिवाद यानी कि एंथेसिस और तीसरा क्या होता है? संवाद यानी कि सिंथेसिस। अब हम वाद की बात करते हैं। वाद का मतलब एक तरह का विचार है जो व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने के लिए रखता है, वो कहता है ना। मतलब हम किसी भी चीज को समाज के सामने लाते हैं, बोलते हैं। अब दूसरा पक्ष जो है क्या करता है? उसका विरोध करता है, प्रतिवाद करता है कि नहीं कुछ चीजें इसमें गलत है ना, तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन संवाद क्या है? संवाद जो है एक ऐसा रास्ता है जिससे जो विचारों में मतभेद आ गया है ना, उसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। लेकिन कभी कभी ये संवाद जो है समाप्त नहीं होता, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होता और वो क्या हो जाता है कि राष्ट्र में विभाजन का कारण बन जाता है, वो संघर्षों का एक कारण बन जाता है ना। तो इसलिए जो है कहा गया कि सत्ता में साझेदारी जो है बहुत जरूरी है। अगर आप सत्ता में साझेदारी करते हैं तो जो राष्ट्र की जो शक्तियां हैं वो विभिन्न दलों के पास होगी, है ना, विभिन्न वर्गों, समाज के वर्गों के लोगों के पास जाएगा। कभी कभी ये अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्र को सहना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले हम दो देशों की बात करेंगे। सबसे पहला है बेल्जियम। हम बेल्जियम में राष्ट्र की बात करेंगे जहां सत्ता की साझेदारी के कारण क्या हुआ, और एक और राष्ट्र, अगला एक और एग्जाम्पल लेंगे श्रीलंका, और श्रीलंका में क्या स्थिति हुई। तो सबसे पहले बेल्जियम राष्ट्र की बात करते हैं, है ना। तो बेल्जियम जो है एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा देश है। यानी यूं कहे तो हमारे देश में अगर हरियाणा से अगर बेल्जियम की तुलना करें तो बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो हरियाणा राज्य से भी बहुत कम है ना। तो बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या थी कि जो पूरी वहाँ के जो जनसंख्या थी, जो लोग वहाँ रहते थे, है ना, जो जातीय बनावट था, है ना, तो वो तीन वर्गों में बटी। जैसे जैसे पहले जो फ्लेमिश जो शहर था, फ्लेमिश क्षेत्र है बेल्जियम का ही, वहां पे पूरे बेल्जियम का 59% लोग जो है रहते थे जो कि डच भाषा बोलते थे। ठीक है ना, कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलने वाले 59% लोग, है ना, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद जो है वेलोनिया शहर की बात करें तो बेल्जियम के वेलोनिया शहर में 40% लोग रहते थे जो कि फ्रेंच बोलते थे। और तीसरा जो क्षेत्र है यानी कि फ्लेमिश और वेलोनिया को छोड़कर और भी जो पूरे बेल्जियम का क्षेत्र बच गया, है ना, फ्लेमिश और वेलोनिया क्षेत्र को छोड़कर जो बेल्जियम का जो पूरा क्षेत्र बच गया, वहां मात्र पूरे बेल्जियम की जनसंख्या का 1% लोग रहते थे। और वे कौन सी भाषा बोलते थे? तो वे जर्मन भाषा बोलते थे, है ना। तो फ्लेमिश में सबसे ज्यादा 59% लोग जो कि डच बोलते थे, है ना। ये जो है बहुसंख्यक की स्थिति में थे। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि अगर किसी क्षेत्र में, है ना,
किसी समुदाय का बहुत बड़ा भाग जो है निवास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुसंख्यक कहते हैं, है ना। उसके बाद वेलोनिया में 40% फ्रेंच रहते थे। तो ये क्या थे, ये फ्रेंच जो थे ये अल्पसंख्यक के रूप में थे। इनकी संख्या जो थी ये डच भाषी वाले लोगों से कम थी और जर्मन भाषा वाले लोग जो थे वो 1% थे बेल्जियम के अन्य क्षेत्रों में। लेकिन वहीं अगर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में ठीक बेल्जियम पूरे क्षेत्र के तुलना में बिल्कुल उल्टा था। जहां फ्लेमिश में पूरे बेल्जियम का 59% लोग रहते थे, वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पूरे, मान लीजिए कि ब्रुसेल्स में जितनी जनसंख्या रहती थी उसका 80% लोग जो है फ्रेंच भाषी थे। ठीक है ना, इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जहां पूरे बेल्जियम में फ्लेमिश में 59% लोग डच बोलते थे और वेलोनिया में 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग जो है डच भाषा बोलते थे, है ना। यानी कि फ्लेमिश और वेलोनिया के ठीक विपरीत जो था ये ब्रुसेल्स में था। यानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो उनकी संख्या जो थी वो बहुसंख्यक के रूप में थे और डच भाषी जो लोग थे उनकी संख्या जो थी वो अल्पसंख्यक थी। तो इस कारण जो है हम बेल्जियम में जातीय बुनावट के कारण जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई, है ना। समाज में जो बहुसंख्यक लोग रहते हैं वो अपने तरह से शासन को, सत्ता को चलाने की कोशिश करते हैं। वे समाज के अल्पसंख्यक को शोषित करना चाहते, दबाव डालकर उन पर अपना सत्ता हमेशा जमाए रखना चाहते थे। इस कारण जो है बेल्जियम में जातीय बुनावट के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। सबसे पहले समस्या क्या थी कि अल्पसंख्यक जो थे, जिनकी संख्या कम थी बेल्जियम में, वो लोग फ्रेंच भाषी लोग थे। वो जो थे वो डच भाषी लोगों से, ये जो फ्रेंच भाषी लोग जो थे 40% ये डच भाषी वाले लोगों से सबसे ज्यादा समृद्ध भी थे और ताकतवर भी थे, है ना। यानी कि ज्यादा धनी भी थे और इनकी ताकत भी अच्छी थी। साथ ही साथ शिक्षा और आर्थिक विकास भी फ्रेंच भाषी की तुलना में, शिक्षा और आर्थिक विकास भी फ्रेंच भाषी की तुलना में फ्लेमिश शहर में, है ना, फ्लेमिश क्षेत्र में जो डच भाषी का क्षेत्र था, यहाँ जो है बहुत ही देरी से पहुंचा। यहाँ के लोगों तक शिक्षा का विकास और आर्थिक विकास बहुत ही देरी से हुआ, यानी कि नगण्य मात्रा में हुई। उसके बाद जो है इस कारण जो है 1950 से 60 के दशक में बेल्जियम के क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, विद्रोह की आवाजें उठने लगी, जिसके कारण जो है अब बेल्जियम में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो वहां की सरकार ने इन समस्याओं को देखते हुए किस प्रकार का हल निकाला, है ना, उसके बारे में अब बात करेंगे, ताकि जो है इन समस्याओं से बेल्जियम में गृह युद्ध उत्पन्न ना हो, है ना। गृह युद्ध, अब गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध है जो किसी राष्ट्र के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच जो है युद्ध के रूप में लड़ी जाती है ना। यानी कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से एक राष्ट्र के अंदर अगर लड़ाइयां लड़ती है अपने अधिकार के लिए, है ना, तो वो क्या कहलाता है? गृह युद्ध। यानी घर में युद्ध होता है, गृह के अंदर, राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के बाहर नहीं, ठीक है ना। तो बेल्जियम अपनी समस्याओं को किस प्रकार से हल कर सका? वहां की सरकार ने गृह युद्ध, राष्ट्र को गृह युद्ध से बचाने के लिए क्या निर्णय निकाले, क्या क्या बदलाव किए, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1970 से 1993 तक बेल्जियम की सरकार ने, वहां के सत्ताधारी पक्षों ने क्या किया कि 4 बार, ठीक है ना, 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में 4 बार संशोधन करना पड़ा, है ना। ये संशोधन क्यों करना पड़ा? इसका कारण क्या था? तो सब इसका कारण था कि प्रत्येक नागरिक का सम्मान बचा रहे। यानी कि बेल्जियम में चाहे वो डच भाषी वाले लोग हो या फ्रेंच भाषी लोग हो या जर्मन भाषी लोग हो, प्रत्येक नागरिक का सम्मान बचा रहे, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और जिसके कारण उसने समय समय पर
1970 से लेकर 93 तक लगातार 4 बार जो है संविधान में संशोधन किए, बदलाव किए, और इस बदलाव के कारण जो है बेल्जियम में एक नई शासन व्यवस्था जो है विकसित हुई, है ना, एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसको दुनिया ने क्या कहा, बेल्जियम मॉडल का, ठीक है ना। इस व्यवस्था को, जो नई व्यवस्था बेल्जियम में विकसित हुई, सरकार के द्वारा नए जो कदम उठाए गए जिसके कारण, जिसे दुनिया बेल्जियम मॉडल के नाम से कहा, और आज भी दुनिया इसे बेल्जियम मॉडल के नाम से जानती है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे बेल्जियम की सत्ता में साझेदारी करके, है ना, अपने राष्ट्र में होने वाले गृह युद्ध से अपने राष्ट्र को बचाया, है ना। जो वहाँ नवीन तकनीक विकसित की गई जिसे दुनिया ने बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना, उस बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी, है ना, क्या ऐसा परिवर्तन किया गया उस बेल्जियम मॉडल में, है ना, ताकि वहाँ के जनता के बीच जो है, सभी समुदायों के बीच शांति स्थापित हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। बेल्जियम मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी? तो बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं में पहला यह था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की जो संख्या है वो समान होगी, यानी कि जो डच भाषी वाले लोग हैं और फ्रेंच भाषी समुदाय, उन सभी को मिलाकर जो है केंद्रीय सरकार का निर्माण होगा। यानी कि जब केंद्र की सरकार बनेगी तो डच भाषी वाले मंत्री और फ्रेंच भाषी वाले मंत्री, इनकी जो संख्या होगी वो बराबर होगी, ना कम होगी और ना ज्यादा होगी। दोनों की जो संख्या होगा वो समान अनुपात में होगा। दूसरी जो थी कि केंद्र सरकार ने, है ना, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो है राज्य सरकार को दे दी गई। यानी कि बेल्जियम राष्ट्र में, बेल्जियम में जो राज्य थे, उन राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों का निर्माण हुआ और उस राज्य को जो है केंद्र सरकार ने अपनी बहुत सारी शक्तियां दे दी गई। इसके फलस्वरूप राजधानी ब्रुसेल्स भी जो है, राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग राज्य सरकार की स्थापना हुई। और लेकिन वहां भी जो था, दोनों समुदाय यानी कि फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों मंत्रियों की संख्या जो थी समान थी, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात करें, पहला केंद्र सरकार था, दूसरा राज्य सरकार का निर्माण हुआ, है ना। लेकिन तीसरी एक और सरकार की निर्माण हुआ और वो जो सरकार थी वो थी सामुदायिक सरकार, है ना। यानी कि ये सभी की सरकार होगी और ये पूरे बेल्जियम के विकास के लिए कार्य करेगी, है ना। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई और जिसे क्या नाम दिया गया, सामुदायिक सरकार का नाम दिया गया, है ना। यानी कि ये पूरे राष्ट्र को देखेगी। साथ ही साथ इसकी क्या चीज थी, इसमें विशेषता क्या थी कि इस सरकार का चुनाव जो था वो सिर्फ एक ही भाषा के लोग कर पाते थे। यानी कि अगर डच भाषी वाले लोग हैं या फ्रेंच भाषी लोग हैं तो डच भाषी वाले लोग के उस सरकार का निर्माण करेंगे, है ना। ये तीसरी सरकार थी जो सामुदायिक सरकार के नाम से जानी गई। लेकिन और इस सामुदायिक सरकार की मुख्य उद्देश्य क्या था, इस सरकार का निर्माण क्यों किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मामलों का निर्णय लेना। यानी कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास करना है, अपनी संस्कृति को कैसे विकसित करनी है और भाषा के क्षेत्र में क्या क्या निर्णय लेने हैं, ये सभी अधिकार जो थी सामुदायिक सरकार को था। यानी हमने जो है इस सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम राष्ट्र की एग्जाम्पल को देखा, जिसमें क्या देखा कि बेल्जियम राष्ट्र ने जो है अपने सत्ता को साझेदार करके, अपने सत्ता का विभाजन करके, है ना, अपने सत्ता को विभिन्न वर्गों के बीच बांटकर, है ना, कैसे अपने राष्ट्र को और विकसित करने के मार्ग में आगे बढ़ाया और अपने आप को सुदृढ़ किया। तो चलिए अब और एग्जाम्पल देखते हैं श्रीलंका का, कि श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी में अपने आप को क्या किया। साथ ही साथ क्या किया गया कि ब्रुसेल्स को जो था वो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बना दिया गया, है ना। यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसे यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर बना दिया गया और इस तरह से बेल्जियम में सत्ता साझेदारी करके, है ना, वहां गृह युद्ध को रोका गया और राष्ट्र को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान वहां की सत्ता पक्ष का हुआ। तो चलिए अभी हमने पहले देखा कि कैसे बेल्जियम ने अब सत्ता में साझेदारी करके अपने राष्ट्र को विकसित
करने के मार्ग पर अग्रसर किया। वहीं हम दूसरी तरफ अगर श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जो है बहुत ज़्यादा थे, है ना, अपने चरम पर थे। अब हम समझते हैं ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है ना, बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या होता है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से शासन करना। यानी कि किसी भी राष्ट्र में, है ना, वो कोई भी राष्ट्र हो सकता है, तो किसी भी राष्ट्र में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा, जिस समुदाय की जो संख्या है उस राष्ट्र में अगर अधिक हो तो उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। तो बहुसंख्यक समुदाय द्वारा, है ना, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, है ना, इच्छाओं और आवश्यकताओं, जो उनकी इच्छा और आवश्यकता को क्या कर दिया जाए, अवहेलना कर दिया जाए, है ना, नजरअंदाज कर दिया जाए, है ना, उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए अपने मन से, मनमाने ढंग से अगर शासन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो बहुसंख्यकवाद कहलाता है। तो श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद बहुत ज्यादा था, है ना, बहुत अधिक था। इसका कारण क्या था, हम वहां की सामाजिक संरचना देख लेते हैं। तो श्रीलंका की जो सामाजिक संरचना थी उसमें सिहली वाले लोग जो थे वो बहुत ज्यादा थे, वो 74% थे, है ना। सिहली वाले लोग, सिहली भाषा वाले लोग जो है वो 74% थे, है ना। और उनका जो समुदाय था वो कौन से समुदाय से थे, वो बौद्ध समुदाय से थे। अगर बोले वही बात करें, तमिल की बात करें तो तमिल वाले लोग जो थे वो 18% थे, और भी कुछ लोग थे, है ना। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ सिहली जो बहुसंख्यकवाद के रूप में था, बहुसंख्यक समुदाय के रूप में था, और तमिल जो थे वो कितने थे, 18%, ये जो थे अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो अल्पसंख्यक समुदाय में भी 13% जो है वो श्रीलंकाई लोग जो ही थे, जो तमिल बोलते थे, और 5% जो थे वो भारतीय मूल के लोग थे, है ना। ये श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के लोग जो थे 18%, ये हिंदू और मुस्लिम थे, है ना। यानी कि 18% जो तमिल वाले लोग थे ये हिंदू और मुस्लिम थे। लेकिन अगर सहेली भाषी जो लोग थे, जो 74% थे, ये बौद्ध धर्म से रिलेशन रखते थे। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे इसी में जो सहेली भाषा भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे, जो कि ईसाई धर्म से, ईसाई समुदाय से संबंध रखते थे, ठीक है ना। इन्होंने ईसाई समुदाय को अपना लिया था। तो बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने का कारण क्या हुआ, बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले क्या क्या कदम थे, जो कि वहां की जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके अंदर विद्रोह की भावना हुई, है ना। और उसके बाद जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। तो बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले जो पहला कदम था यह था कि 1956 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, 1956 में सिहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया, है ना। सबसे पहला और मुख्य कारण क्या था कि वहां में श्रीलंका में सिहली को राजभाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1956 में, ठीक है ना। 1956 में श्रीलंका आजाद हुआ था, 1948 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था 1947 में, और एक साल बाद जो है श्रीलंका आजाद हुआ था। और उसके बाद जो 1956 में जो है सिहली भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दी गई। और उसके बाद दूसरा जो बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाला कदम था वो क्या किया गया कि विश्वविद्यालयों में, है ना, वहां श्रीलंका के जो विश्वविद्यालय थे और सरकारी जो नौकरियां थी उसमें सिहलियों को, सिहली भाषी वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई, है ना। वहां उन लोगों को कुछ छूट दिया गया तमिल भाषा के लोगों की तुलना में। उसके बाद जो है तीसरा जो था, राज्यों द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया है। जो बौद्ध वाले लोग थे उनको और बढ़ावा देने की कोशिश की गई, उनको संरक्षण देने की कोशिश की गई। इसके परिणाम स्वरूप जो थे, इसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बढ़ाने वाले कदम के कारण जो है उसका परिणाम जो है बहुत ही भयावह हुआ। वो परिणाम क्या थे, सबसे पहला जो था कि भेदभाव पूर्ण निर्णयों ने तमिलों की नाराजगी को और बढ़ा दिया, है ना। यहाँ देखिए क्या है कि सिहली को क्या किया गया, तमिल को, है ना, तमिल भाषी वाले लोगों की अवहेलना करते हुए सिहली को राजभाषा घोषित किया गया। दूसरी अवहेलना क्या थी, है ना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहली को प्राथमिकता दी गई तमिल भाषी वाले लोगों की
तुलना में। तीसरा क्या था कि बौद्ध मत को क्या किया गया, संरक्षण दिया गया और उनको बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए, लेकिन तमिल वाले लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस तरह से भेदभाव निर्णयों ने तमिल की जो नाराजगी थी, तमिल भाषी वाले लोगों की जो नाराजगी और बढ़ा दिया, है ना। उनके अंदर जो था वो एक विद्रोह की भावना जो है वो भड़कने लगी, उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण जो है तमिल भाषी वाले लोगों द्वारा, तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जो है राजनीतिक दल का निर्माण किया गया, गठन किया गया, ठीक है ना। तमिल भाषी द्वारा अलग राजनीतिक दल का निर्माण किया गया और साथ ही साथ ये मांग उठने लगी उन राजनीतिक दलों के द्वारा जो तमिल भाषा, तमिल समुदाय के लोगों ने बनाया था कि तमिलों को भी राजभाषा घोषित किया जाए, तमिल भी श्रीलंका का राजभाषा बने। और साथ ही साथ जो यहाँ सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में सिंहली भाषी के लोगों को प्राथमिकता जो दी गई थी उसे खत्म किया जाए और नौकरियों में समान अवसर दिया जाए। और इस चीज को लेकर, है ना, यानी कि पहला था कि तमिलों को राजभाषा घोषित करना और दूसरा नौकरियों में समान अवसर देना, इस चीज को लेकर वहां जो है संघर्ष उत्पन्न हो गए, है ना। और 1980 के दशक तक, ठीक है ना, यह संघर्ष जो है बढ़ता गया और 1980 तक जो है अलग स्वतंत्र तमिल ईलम, है ना, तमिल ईलम का मतलब क्या होता है, ईलम का मतलब होता है सरकार, है ना, अलग सरकार बनाने की जो मांग जो है वो वहां श्रीलंका में उठने लगी, ठीक है ना। ये जो संघर्षों के कारण जो है 1980 के दशक तक वहां क्या है, अलग सरकार बनाने की मांग उठने लगी और जिसके कारण जो है इन संघर्षों के कारण सिंहली भाषा वाले लोगों के बीच लोगों और तमिल भाषी लोगों के बीच जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया और ये संघर्ष जो है गृह युद्ध का रूप ले लिया। और इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोग जो है शरणार्थी बनकर उस श्रीलंका देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने दो देशों का एग्जाम्पल लिया। पहला जो था बेल्जियम का, जहां पर सरकार ने, सत्ताधारी पक्षों ने सत्ता की साझेदारी करके, है ना, अपने देश को गृह युद्ध से बचा लिया। वही दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि सत्ताधारी पक्षों ने बहुसंख्यक समुदाय द्वारा, है ना, अल्पसंख्यक को क्या किया गया, उनके अधिकारों का शोषण किया गया, जिसके कारण जो है यहाँ सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, जिसकी वजह से है क्या हुआ, गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग शरणार्थी बन गए। तो सबसे लोकतंत्र में सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी विभिन्न वर्गों के, विभिन्न दलों के पास रहती है, समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच रहती है, तो इससे समाज का क्या, हमेशा जो है समाज का विकास होता है, समाज आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हम इस चैप्टर का भाग 2 लेकर आएंगे और तब उसमें हम जानेंगे कि और क्या सामाजिक विभाजन, है ना, कैसे होता है सामाजिक विभाजन, फिर राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे, है ना, फिर राजनीतिक दलों में जातिगत असमानताएं कितना जरूरी है, उन सारी चीजों के, फिर राजनीति में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।